हे गाइस, वेलकम टू एसपी बक्सी सीरीज़। ये वाला सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस अल्फ़ाबेटिकली ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। एसपी बक्सी बुक को हम कवर कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि एसपी बक्सी का हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी ख़त्म करके रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे दूँगा, आप देख लेना। कम्प्लीटली वहाँ मैंने कवर किया है, विथ PDF मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया है, विथ फॉर प्रैक्टिस। आपका प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर मैंने PDF प्रोवाइड किया है। तो वैसे ही हम इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे। एसपी बक्सी में बहुत सारे इडियम्स फ्रेजेस हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, जैसे कि SSC CGL हो, CHSL हो, CPO हो, MTS हो, आपको डेफिनेटली 60 to 70% क्वेश्चंस इन्हीं में से मिल ही जाएंगे। जो 3-4 क्वेश्चंस जो नया है वो कहीं ना कहीं और कोई किताब से या कोई पेपर से कवर हो, लेकिन मैक्सिमम आपको मतलब 60-70% आपको इस किताब में मिल जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे ही कवर है इसमें। तो जितना कवर है एटलीस्ट पहले इसको हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। फिर नया हम कोई सोर्स पकड़ेंगे, जो भी सोर्स में कवर करने की कोशिश करूँगा वहाँ से हम सीखेंगे। तो पहले हम इसको ख़त्म करते हैं। तो अल्फ़ाबेटिकली हम एक एक चैप्टर करेंगे। मान लो कि ये वाला वीडियो कम्प्लीटली अल्फ़ाबेट A पे बेस है। जो A लेटर से जितना भी स्टार्ट है हम उसको कवर करेंगे पहले। तो ये वाला वीडियो में हम लेटर A में जितना है उसको कवर करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, एट ए स्टोन्स थ्रो। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूँगा। आपको कुछ नोट करने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग से ही बता दे रहा हूँ, नोट नहीं करना। बस नॉर्मली वीडियो को देखो और समझने की कोशिश करो। आंखों से देखो, कानों से सुनो, जो समझा रहा हूँ मैं उसको समझने की कोशिश करो। आपको याद रह जाएगा, कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो फीड हो जाएगा। उसी तरीके से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। एट ए स्टोन्स थ्रो, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हो और आपने एक पत्थर फेंका। पत्थर फेंका मैंने कितना, आप कितना ताकत आप लगा सकते हो, जितना भी ताकत लगाया, पूरा ताकत लगा के पत्थर फेंका और पत्थर गिरा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एट ए स्टोन्स थ्रो, मतलब आपने स्टोन फेंका और यहाँ गिरा। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ना, ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये पास ही में है। आप कितना दूर तक पत्थर को फेंक सकते हो? ज़्यादा दूर तक नहीं फेंक सकते ना। तो जितना भी आप दूर फेंको वो कम ही होगा। तो मान लो कि आपका घर, आप बोल रहे हो कि मेरा घर एट ए स्टोन्स थ्रो है, मतलब बहुत पास में ही है। इसका मतलब क्या है? बहुत पास में ही है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में क्या है, एग्ज़ाम में तो आपको हिंदी में तो नहीं देगा ऑप्शन, 4 ऑप्शन होगा वहाँ पे तो इंग्लिश में ही होंगे। तो आपको इंग्लिश में आइडेंटिफाई करना है, हिंदी में तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वहाँ पे। तो वहाँ पे ना, इसका इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरी क्लोज, वेरी क्लोज, ठीक है। वैसे नेक्स्ट देखो, आर्गस आइड। आर्गस आइड का मतलब होता है दोस्तों, जो मतलब बहुत केयरफुली, मतलब बहुत ध्यान दे के जो देखता है, ठीक है। कोई भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करता, हर छोटे छोटे बारीकियों को वो ध्यान से देखता है, ध्यान से समझता है, उसको बोलते हैं अर्गस आइड। उस टाइप के पर्सन को बोलते हैं अर्गस आइड, ठीक है। तो अर्गस आइड को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? केयरफुल, केयरफुल, ओके। और ऑब्जर्वेंट, ऑब्जर्वेंट, क्लियर। नेक्स्ट देखो, एज्यूम एयर्स। एज्यूम एयर्स का मतलब क्या होता है? देखो, कुछ टाइप के लोग होते हैं अपने आप को मतलब बहुत ऊपर समझते हैं, बहुत ही मतलब समझते हैं कि वो ही दुनिया में सबसे बड़े हैं, उनसे ऊपर कोई है ही नहीं, है कि नहीं? इस टाइप के लोग हैं ना। देखो, आपके मतलब इवन आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। जब भी आप एक फ्रेंड सर्कल आप गैदर करते हो कहीं पे, और उनमें से कोई ना कोई एक बंदा होता है जो दिखाता है कि वो ही बड़ा नौकरी कर रहा है, उसी के पास ज़्यादा पैसा है, वो ही बड़ा गाड़ी खरीद के रखा हुआ है, उसी के पास कॉस्टली मोबाइल है। इस टाइप के जो एटीट्यूड रखते हैं ना, इस टाइप के जो लोग होते हैं जो अपने आप को ही बड़ा समझते हैं और बाकी सबको नीचे समझते हैं अपने से, उनको बोलते हैं, मतलब उनका जो वो जो बिहेवियर को होता है बोला जाता है एज्यूम एयर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? टू प्रिटेंड सुपेरियरिटी, टू प्रिटेंड सुपेरियरिटी, सुपेरियरिटी, ठीक है। समझ में आया एज्यूम एयर्स का मतलब क्या है? अभी तो नहीं भूलने वाले एज्यूम एयर्स क्या है। देखो नेक्स्ट देखो, एट सिक्सेस एंड सेवेंस। एट सिक्सेस एंड सेवेंस का मतलब होता है दोस्तों, यहाँ वहाँ कोई भी चीज़, मान लो घर पे आप गए हो, जैसे कि बचपन में हम घर, जब मम्मी पापा घर से बाहर जाते हैं कहीं पे घूमने के लिए या कहीं मंदिर जाते हैं,
एक दो दिन के लिए कहीं जाते हैं और वापस जब आते हैं घर, जो सजा के मतलब जब सजा के वो लोग जाते हैं यहाँ से, जब वापस आते हैं तो उनको वो चीज़ वैसे नहीं मिलता है। यहाँ वहाँ कर देते हैं हम, कहीं खटिया पे बेडशीट नहीं होता है, तकिया इधर उधर होता है, ठीक है, कोई सामान जो फर्स्ट रूम में था वो किचन तक पहुँच चुका है। तो इस टाइप का हालत होता है, तो उसको बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवन्स, मतलब जो चीज़ जैसा था वो और वैसा नहीं है, यहाँ वहाँ है हर चीज़। तो एट सिक्सेस एंड सेवन्स को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? इन डिसऑर्डर। इन डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब जो कोई ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब क्या है? जो एक जैसे होता है ना, एक सामान से कोई चीज़, जो चीज़ जहाँ होना चाहिए अगर वो चीज़ वहाँ है, उसको बोलते हैं हम ऑर्डरली चीज़ें हैं। डिसऑर्डर मतलब उसका एंटोनिम है, उसका उल्टा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ऐड फ्यूअल टू द फ्लेम और फायर। क्या मतलब है इसका? ये है जो जले पे नमक छिड़कना, उसका इंग्लिश वर्सन है ये। ठीक है, जले पे नमक छिड़कना तो आपको पता ही ये क्या है, ऑलरेडी जला हुआ है, ऑलरेडी एक बंदा पेन में है, उसको कुछ ना कुछ नमक छिड़क के उसको उसका पेन को बढ़ाना, उसको बोलते हैं जले पे नमक छिड़कना। तो उसका इंग्लिश वर्जन क्या है? ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। फ्लेम जल रहा है, उसको और फ्यूल डाल रहे तो क्या होगा? फ्लेम और ज़्यादा जलेगा, है कि नहीं? तो ऐड फ्यूल टू द फ्लेम। और फायर का मतलब क्या है? जले पे नमक छिड़कना। ठीक है, कि कोई भी चीज़, जो कोई भी मैटर है उसको ख़राब करना, टू मेक मैटर वर्स। क्या बोलेंगे इसको इंग्लिश में? टू मेक मैटर वर्स। ठीक है, एट सी का मतलब क्या है? एट सी का मतलब क्या है? मान लो कि आपका इंग्लिश सब्जेक्ट, मान लो कि इंग्लिश सब्जेक्ट हम ले लेते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में यू आर एट सी, इसका मतलब क्या है? कि आप कंफ्यूज्ड हो, आपको पता ही नहीं है कहाँ से शुरुआत किया जाए, कहाँ पे ख़त्म किया जाए। सी का मतलब क्या होता है? समुंदर होता है। समुंदर, हम अगर समुंदर के बीच में हमको छोड़ दिया जाए, हमको पता नहीं चलेगा कि समुंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। अगर हमको डायरेक्शन का सेंस वहाँ नहीं है तो हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि समुंदर कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो एट सी का मतलब क्या है दोस्तों? कि जो बंदा कन्फ्यूज्ड है। ठीक है, एक्चुअली जो ईडियम का मतलब है कन्फ्यूज्ड, जो बंदा कन्फ्यूज्ड है उसके लिए ये एप्लीकेबल है एट सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में? कन्फ्यूज्ड। ए पर्सन हु इज कन्फ्यूज्ड एट सी। एट सी का मतलब होता है क्या है? कन्फ्यूज्ड। एट लार्ज। एट लार्ज का मतलब क्या है दोस्तों? एट लार्ज का मतलब होता है दोस्तों खुला, लिबर्टी। क्या बोलते हैं? मतलब जो बंधन में नहीं है, जो खुला हुआ है, जो आज़ाद है, उसको बोलते हैं एट लार्ज। एट लार्ज ईडियम का मतलब क्या होता है? अनचेन्ड। अन मतलब उसको चेन नहीं बांधा गया है। ठीक है, अनचेन्ड। जैसे कि एग्जांपल दे सकते हैं, रात में जो डॉग्स होते हैं, जो घर में जो कुत्ते रखते हैं, वो रात में क्या करते हैं? चेन खोल देते हैं ना, ताकि वो कोई भी अगर चोर वोर आए तो वो गार्ड कर सके उस चीज़ को। तो एट लार्ज का मतलब क्या होता है? अनचेन्ड। पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट। क्या मतलब उसका? कि लोग एट लार्ज मतलब चेन को खुला रखते हैं। तो वो डायरेक्टली चेन को खुला रखते हैं नहीं बोल के यहाँ पे एट लार्ज यूज किया गया है एज ए ईडियम। एट लार्ज का मतलब क्या होता है? अनचेन्ड, मतलब आज़ादी या लिबर्टी। लिबर्टी भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी वर्ड यूज़ किया जा सकता है यहाँ पे जो सिनोनिम हो उस चीज़ का। लिबर्टी आप यूज़ कर सकते हो। एट एट डैगर्स ड्रॉन। क्या मतलब है? यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आएगा। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है दोस्तों एनिमिटी, बिटर एनिमिटी। अब बिटर एनिमिटी क्या है? कि दो बंदे हैं, दो भाई है या दो बहन है, दे आर एट डैगर्स ड्रॉन। इसका मतलब क्या है कि उन दोनों में दुश्मनी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिटर एनिमिटी। तो इंग्लिश में आपको ईडियम चार में ऑप्शन में से एक होगा वहाँ पे, बिटर एनिमिटी। या तो पूरा बिटर एनिमिटी लिखा होगा या तो एनिमिटी लिखा होगा। ठीक है, बिटर एनिमिटी। एट डैगर्स ड्रॉन का मतलब क्या होता है दोस्तों? दुश्मनी, बिटर एनिमिटी। एट ए लॉस। एट ए लॉस का मतलब क्या है? अब मैक्सिमम लोग सोच रहे हैं कि एट ए लॉस का मतलब होता है कि लॉस, नुकसान हो गया। नहीं, एट ए लॉस का मतलब है, ईडियम है ये। ठीक है, सिर्फ लॉस का मतलब होता है नुकसान,
लेकिन एट ए लॉस अगर हम बोल दिए वो एक ईडियम बन गया, और उस ईडियम का मतलब है, एट ए लॉस का मतलब क्या है कि वो बंदा कंफ्यूज है, डिसाइड नहीं कर पा रहा है। टू बी अनेबल टू डिसाइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टू बी अनेबल टू डिसाइड, और हम इसको कंफ्यूज भी बोल सकते हैं। अब डिसाइड नहीं कर पा रहा, क्या उसका मतलब क्या है, कंफ्यूज ही है ना। एट ए लॉस का मतलब क्या है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है एक्चुअली करना क्या है, वो सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया है कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है। तो एट ए लॉस का एक सेंटेंस मैं बताऊंगा, आई एम एट ए लॉस टू नो व्हाट टू डू, मतलब मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करना है। क्लियर। एट द बॉटम ऑफ, इसका मतलब क्या है, एट द बॉटम ऑफ। अब सब लोग सोचेंगे कि एट द बॉटम ऑफ, बॉटम यूज़ किया गया है तो सबसे नीचे होगा। एट द बॉटम ऑफ का मतलब क्या है, सबसे नीचे होना ना। यहाँ पे उस वो मतलब से ये इडियम यूज़ नहीं किया गया यहाँ पे। एट द बॉटम ऑफ मतलब जो जो प्रॉब्लम एक क्रिएट हुआ है ना, मान लो कि एक समस्या क्रिएट हुआ है, और समस्या का जो मूल कारण है वो पॉइंट को यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है एट द बॉटम ऑफ, मतलब कि सबसे मेन जो जिसके वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, टू बी मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब सबसे मेन रेस्पॉन्सिबल है कि उस बंदे के वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। ठीक है, मान लो कि कहीं पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है और किसी को नहीं पता चल रहा है कि वो झगड़े का कारण कहाँ क्या है। झगड़ा हो रहा है लेकिन वो कहाँ से पैदा हुआ, वो लड़ाई कहाँ से पैदा हुआ कि झगड़े तक पहुँच गया। जब वो उस पॉइंट तक पहुँच जाते हैं कि इस चीज़ के वजह से या इस इंसान की वजह से ये लड़ाई स्टार्ट हुआ है, तो हम वहाँ बोलेंगे एट द बॉटम ऑफ, मतलब वो चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, वो सबसे मतलब मेन चीज़ वही रेस्पॉन्सिबल है ये चीज़ के लिए जो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो, आफ्टर वंस ओन हार्ट, इसका मतलब क्या है, आफ्टर वंस ओन हार्ट, खुद का हार्ट के आफ्टर। अब देखो, कभी भी एक चीज़ मैं आपको सीक्रेट बताने की कोशिश करूँगा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस कभी भी लिटरल मीनिंग में नहीं लेना, कि जो मीनिंग है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है एग्जैक्ट मीनिंग मत पकड़ लेना उसका, अदरवाइज आप हमेशा गलत ऑप्शन क्लिक कर लोगे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा आपको एक रिलेटिव मीनिंग देगा। ठीक है, एक रिलेटिव सेंटेंस होगा जो एक सिचुएशन को इंडिकेट कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है कि आफ्टर वंस ओन हार्ट, इसका मतलब है कि उस इंसान का पसंदीदा। ठीक है, आफ्टर वंस ओन हार्ट का मतलब क्या है, एक इंसान का पसंदीदा। मान लो कि आप एक लड़के हो और आपको एक लड़की मिल गई जो जिसका टेस्ट आपके टेस्ट से मिलता है। ठीक है, मतलब आपको जो चीज़ पसंद है उसको भी वही चीज़ पसंद है, आपको घूमना फिरना पसंद है उसको भी घूमना फिरना पसंद है, आपको शॉपिंग करना पसंद अगर है तो उसको भी शॉपिंग करना पसंद है, आपको मतलब भक्ति डिवोशन ये सब चीज़ में पसंद है तो उसको भी वो चीज़ पसंद है, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो उसको भी वो चीज़ पसंद नहीं है। तो समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है कि आपके टेस्ट के आपका टेस्ट मतलब मैच कर रहा है उसके टेस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। तो वहाँ पे हम बोलेंगे आफ्टर वंस ओन हार्ट। आफ्टर वंस ओन हार्ट इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, टू वंस लाइकिंग, टू वंस लाइकिंग। ठीक है, एट क्रॉस परपोजेस का मतलब क्या है, एट क्रॉस परपोजेस का मतलब है कि दो इंसान हैं, मान लो कि आप है और आपकी बहन है घर पे, या आपकी मम्मी है और या पापा है। ठीक है, दोनों एट क्रॉस परपोजेस मतलब एक का पर्पस दूसरा है, दूसरे का पर्पस दूसरा है, और एक दूसरे का पर्पस एक दूसरे को मतलब वो क्या कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। कि मान लो कि इस इंसान का जो पर्पस है उसको बाधा दे रहा है दूसरा इंसान का पर्पस, तो क्या होगा, घर में लड़ाई होगा, है कि नहीं। तो एट क्रॉस पर्पजेस का मतलब क्या है, हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन, हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशन। ठीक है, हैव कन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस मतलब ऐसा इंटेंशंस है जो कन्फ्लिक्टिंग है, लड़ाई झगड़ा क्रिएट कर रहा है।
ठीक है, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहा है, वो एक दूसरे के ऑपोजिट एंगल में चल रहे हैं वो, तो उसको बोलते हैं एट क्रॉस परपोजेस। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, क्या मतलब है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है दोस्तों लड़ाई झगड़ा का मूल कारण। ठीक है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? कॉज ऑफ क्वेरल। कॉज ऑफ क्वेरल मतलब लड़ाई का मूल कारण। कॉज ऑफ क्वेरल, लड़ाई का कारण। मान लो कि इस कारण का वजह से, एक कारण की वजह से लड़ाई हुआ। ठीक है, एक कारण की वजह से लड़ाई हुआ, तो हम बोलेंगे कि उस कारण को बोलेंगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। बस उस कारण को बोलेंगे। कारण चाहे इंसान भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकता है जिसके वजह से लड़ाई हो रहा है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब क्या है? कि कोई लड़ाई का एक कारण। ठीक है, कॉज ऑफ क्वेरल। एट ऑड्स, एट ऑड्स का मतलब क्या है दोस्तों? एट ऑड्स का मतलब होता है इन डिस्प्यूट, मतलब पढ़ नहीं रहा है, एक दूसरे के खिलाफ है। इन डिस्प्यूट, एट ऑड्स का मतलब क्या होता है? इन डिस्प्यूट। मान लो कि आप और आपके दोस्त मतलब दोनों एट ऑड्स में हैं। मतलब क्या है उसका? एट ऑड्स का मतलब क्या है? कि दोनों का पढ़ नहीं रहा है, दोनों का कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है। मान लो कि आप एक बोल रहे हो, वो एक बोल रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पढ़ नहीं रहा, वहाँ सेट नहीं हो रहा है वहाँ पे। नेक्स्ट क्या है देखो, ईडियम एट लॉजर हेड्स। लॉजर नहीं है, लॉगर। एट लॉगर हेड्स है ये। एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? एट लॉगर हेड्स का मतलब भी वही है कि एट ऑड्स। ठीक है, इन डिस्प्यूट या इन कन्फ्लिक्टिंग, टू बी एट स्ट्राइफ, कन्फ्लिक्टिंग। अब इसको नॉर्मली याद रखो, कन्फ्लिक्टिंग, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। कन्फ्लिक्टिंग, एट लॉगर हेड्स का मतलब क्या है? कन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, ये सब सेम ही है। एट लॉगर हेड्स, एट ऑड्स, एट क्रॉस परपोजेस, ये सब मतलब ये सब का मीनिंग सेम ही है, अलग अलग ईडियम से बस अलग अलग लिखा हुआ है। मीनिंग उस सब का सेम ही है कि कन्फ्लिक्ट है और डिस्प्यूट में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, एट वंस विट्स एंड। क्या मतलब है इसका? एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब है दोस्तों कन्फ्यूज्ड। ठीक है, इसका मतलब है कन्फ्यूज्ड, या तो हम बोल सकते हैं परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड, देखो यहाँ पे आपको अलग अलग वर्ड भी सीखने को मिल जाएगा। परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज रह, मतलब कन्फ्यूज होके रहना। परप्लेक्स का मतलब क्या है? कि समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है, उस स्थिति को बोलते हैं परप्लेक्स्ड। कन्फ्यूज का मतलब क्या है? वही तो है। तो एट वंस विट्स एंड का मतलब क्या है दोस्तों? कन्फ्यूज्ड। क्लियर? बस याद रखो, बस कन्फ्यूज्ड, एट वंस विट्स एंड। जो भी ये चार में से जहाँ पे भी ऑप्शन आप कन्फ्यूज देखोगे, परप्लेक्स देखोगे, तो उसी को टिक कर लेना बस। एट वंस फिंगर टिप्स, क्या मतलब है इसका? उंगलियों पे होना। आप बोल रहे हो कि मैथ के जो फॉर्मूलास है वो मेरे उंगलियों पे है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि परफेक्टली हर चीज़ याद है आपको, है कि नहीं? एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब क्या है? कि आपको परफेक्टली वो चीज़ याद है, उंगलियों पे हो, उसका मतलब क्या है? परफेक्टली याद है। जब भी जो आपको इंसान पूछेगा तो फट से आप उसका जवाब दे सकते हो, उसका मतलब वही है। एट वंस फिंगर टिप्स का मतलब क्या है दोस्तों? कंप्लीटली आप कोई चीज़ याद हो, तो इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं उसको? कंप्लीट नॉलेज। कंप्लीट नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखो, एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। एट द स्पर ऑफ द मोमेंट का मतलब क्या है दोस्तों? कि कोई भी मतलब कुछ भी बिना सोचे डिसीजन लेना। ठीक है, एट द मोमेंट मतलब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया कि आपको मतलब समय नहीं है आपके पास कि अच्छे से बैठ के आप डिसीजन ले पाओ ना। ऐसा मोमेंट है, आपको जल्दी से डिसीजन लेना और आप कुछ बिना सोचे समझे, विदाउट एनी डिले आपने एक डिसीजन ले लिया, उसको बोलते हैं एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, विदाउट डिले। क्या बोलेंगे इसको? विदाउट एनी डिले। क्लियर? एट द स्पिरिट ऑफ द मोमेंट क्या मतलब? एग्जैक्टली उसी मोमेंट में, मतलब बिना देर किए हुए, फट से, बिना सोचे समझे, उसको बोलते हैं एट द स्पिरिट ऑफ द मोमेंट। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब क्या है दोस्तों? ऑल इन ऑल का मतलब होता है दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को ईडियम में बोला गया है। क्या बोला गया है? ऑल इन ऑल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्या है जो अंग्रेज वाले हैं ना वो नया नया चीज़ तैयार करके रखे हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बोलते, वो बोलते हैं ऑल इन ऑल। तो अब उनके लिए हम लोग का सिलेबस बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हमको ऑल इन ऑल एग्जाम में पूछ रहा है, ऑल इन ऑल का मतलब हमको पता होना चाहिए कि उसका मतलब है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब नेक्स्ट देखो क्लोज क्वार्टर्स। देखो इसका दो मीनिंग है एट क्लोज क्वार्टर्स का। एक मीनिंग है कि नज़दीकी से, ठीक है। एक टाइम मीनिंग, देखो एक टाइम मीनिंग में आएगा, एक फिजिकल मीनिंग में आएगा। फिजिकल मीनिंग में क्या है, क्या एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब नज़दीक होना, ठीक है। मतलब मान लो कि एक छोटा सा रूम में उसमें 4 लोग रह रहे हैं, तो दे आर एट क्लोज क्वार्टर्स। इसका मतलब क्या है कि वो लोग बहुत आस पास रह रहे हैं, बहुत लग लग के रह रहे हैं। अगर टाइम के मीनिंग में बताया जाए एट क्लोज क्वार्टर्स मतलब क्या बोलते हैं, बहुत नज़दीक से चले गया कोई चीज़। जैसे मैं आपको एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ इस क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि हाँ, जब ज़रूरत पड़ा, जब समय आया कि वो बंदा, देखो मान लो कि आपका एक दोस्त है, आपने देखा कि बहुत अच्छा दोस्त था, और जब समय आया उसका हेल्प करने का आपको, वो सेल्फिश निकला। तो आप बोल सकते हो कि एट क्लोज क्वार्टर्स क्या बोलोगे आप, मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स प्रूव्ड सेल्फिश एट क्लोज क्वार्टर्स। क्या मतलब है उसका, कि जब समय आया तो सब सेल्फिश निकले। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है कि जब वो समय आया, जब वो नज़दीक आया समय, जब हेल्प करना था, तब सब लोग सेल्फिश निकले। एट क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है दोस्तों, जब समय आया। या तो आप बोल सकते हो कि बहुत क्लोज में, तो इंग्लिश में हम बोल सकते हैं क्लोज, क्लोज या नियर, वेरी नियर, वेरी नियर या वेरी क्लोज भी बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आया। नेक्स्ट देखो एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है, एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब वो दोस्तों नीट एंड क्लीन और डिसिप्लिन्ड, ठीक है। नीट, नीट या तो क्लीन, इन परफेक्ट ऑर्डर, इन परफेक्ट ऑर्डर मतलब हर चीज़ सजा गया है ठीक से। जैसे देखो आप जहाँ आपका जो जहाँ पे किताब रख रहे हो, दे योर बुक्स आर इन एप्पल पाई ऑर्डर। अगर मैं बोलूँगा, जब मैं आपके रूम आऊँगा, मैं बोलूँगा कि योर बुक्स आर इन एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट ऑर्डर में है, जैसा परफेक्टली सजाया गया वैसे ही सजा के रखे हो, नीट एंड क्लीन है, परफेक्ट ऑर्डर में है, यहाँ वहाँ मतलब फेंका नहीं है चीज़ों को। तो एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब क्या है दोस्तों, इन परफेक्ट ऑर्डर या तो नीट एंड क्लीन हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो अबाव बोर्ड। अबाव बोर्ड का मतलब क्या है दोस्तों, अबाव बोर्ड का मतलब होता है दोस्तों जो लोग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ठीक है। जो मतलब क्या बोलते हैं, ईमानदार होते हैं। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो ईमानदार होते हैं, तो अबाव बोर्ड बोला जाता है उनको। ईमानदार, ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब आगे पीछे नहीं करते, जो आगे बोलते हैं वही पीछे बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि आगे एक बोलना पीछे एक बोलना, ऐसा नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ऑनेस्ट, तो हम इसको बोल सकते हैं ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अबव बोर्ड का मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। अबव ऑल, अबव ऑल का मतलब क्या होता है, अबव ऑल का मतलब बिफोर एवरीथिंग एल्स। क्या मतलब है इसका, कि सब कुछ होने से पहले, सब कुछ होने से पहले या सब कुछ होने के पहले जो आप बोलना चाहते हो, सब कुछ होने से पहले जो चीज़ है उसको बोलते हैं अबव ऑल। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ, समझ जाओगे, ठीक है। मान लो कि किसी के बारे में आप बता रहे हो कि ये बंदा चुगलीखोर है, ये बदमाश है, या ये अच्छा है, या ये ऑनेस्ट है। किसी का आप नेचर डिफाइन कर रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि ऐसे बोल रहे हो कि ये तो अच्छा है, ये मतलब ये इंसान तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले ये एक दरिया दिल इंसान है। तो जो सब क्या बोले हो, सेंटेंस को ध्यान से सुनो। इंसान तो अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले एक दरिया दिल इंसान है। उससे पहले जो मैं यहाँ पे यूज़ किया, उसके लिए यहाँ पे इडियम यूज़ किया गया है अबव ऑल। अबव ऑल मतलब हिंदी में क्या है, उससे पहले, मतलब सबसे पहले, उससे पहले नहीं, सबसे पहले जो चीज़ जो आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, हम वहाँ पे हम यूज़ करेंगे अबव ऑल। समझ रहे हो
क्या मतलब है, गौर से समझने की कोशिश करो, ठीक है। बिफोर एवरीथिंग एल्स, तो इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, बिफोर एवरीथिंग एल्स, बिफोर एवरीथिंग एल्स, अबव ऑल बोलेंगे। आज फिट आज फिडल, फिडल पता है किसे बोलते हैं, आपने वायलिन देखा हुआ है, वायलिन आपने देखा होगा कि वायलिन का शेप ऐसा होता है, ठीक है, होता है कि नहीं, वायलिन का शेप शेप ऐसा होता है कि नहीं वायलिन। तो वो बोल रहे हैं कि आज फिट आज फिडल, ये फिडल है, फिडल के जैसे फिट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि स्ट्रांग एंड हेल्दी। वो ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि स्ट्रांग एंड हेल्दी है, ठीक है। तो स्ट्रांग एंड हेल्दी नहीं बोल के, ये अंग्रेज लोग स्ट्रांग एंड हेल्दी नहीं बोल के इन्होंने एक इडियम बना दिया, आज फिट आज फिडल। अब वो बना दिया, हमारा सिलेबस बढ़ गया, अब हमको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज एग्जाम में वो नहीं बनेगा हमसे। तो हमको याद रखना है कि आज फिडल जो बोलते हैं इडियम, उसका मतलब होता है स्ट्रांग एंड हेल्दी, ठीक है। एट रैंडम, एट रैंडम का मतलब क्या है, एट रैंडम का मतलब है दोस्तों एमलेसली, कि आप बिना एम किए, बिना कुछ मतलब डिसाइड किए आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, एमलेसली, एम ही नहीं है, ऐसे ही फेंक रहे हो, ठीक है। यू आर, जैसे बोलूँगा कि आपका नाम अगर रमेश है, बोलोगे रमेश इज थ्रोइंग स्टोन्स एट द ट्री एमलेसली, मतलब बिना एम के फेंक रहा है वो, उसका एम है ही नहीं कि उसी पेड़ को मारना है या उसी पानी के उसी जगह पे फेंकना है, बस वो फेंक रहा है, तो हम बोलेंगे कि एट रैंडम, ठीक है। तो एमलेसली की जगह पे हम एट रैंडम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है देखो, एट ए लूज एंड, क्या मतलब है एट ए लूज एंड का मतलब, एट ए लूज एंड का मतलब है दोस्तों कि वो बंदा फ्री है, ठीक है, वो इंसान फ्री है, वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब कोई नौकरी नहीं है और कोई मतलब कुछ काम करने के लिए है नहीं, वो फ्री है बस। तो एट ए लूज एंड का मतलब क्या होता है, हम फ्री, या तो हम बोल सकते हैं अनऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड, या हम बोल सकते हैं आइडल, आइडल बोल सकते हैं। आइडल का मतलब पता है ना, आइडल का मतलब होता है दोस्तों कि वो मतलब ये स्टेट में है, कुछ कर ना करने का स्टेट में है, वो कुछ कर नहीं रहा है, वो नॉर्मल है बस, है कि नहीं। तो एट ए लूज एंड का मतलब क्या है दोस्तों, कि वो बंदा फ्री है, वो बंदे के पास कुछ करने के लिए है नहीं, कुछ काम धंधा वो है नहीं, वो अनऑक्यूपाइड है, मतलब कुछ नौकरी वगैरह कुछ है नहीं उसको। तो एट ए लूज एंड उस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए यूज़ किया गया है, समझ रहे हो। तो देखा आपने ये अंग्रेज वाले किस टाइप के ईडियम फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, नॉर्मल नॉर्मल बातों के लिए वो ईडियम यूज़ कर रहे हैं, क्यों, मैं इसका पीछे का रीज़न भी समझा रहा हूँ। देखो एक बंदा क्या है कि एक मतलब इंग्लिश का लेवल बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ यूज़ किया गया है। हम बोलेंगे कि एमलेसली, ये एक नॉर्मल सा सेंटेंस, नॉर्मल सा वर्ड है, लेकिन उसी की जगह पे हम एट रैंडम बोल देंगे, तो एक मतलब लगेगा कि यार मतलब कुछ कुछ फेंक रहा है वो, कुछ मतलब भारी फेंक रहा है वो, इस टाइप के मेंटेलिटी से वो सब चीज़ उन लोग बनाए हैं, ठीक है। जैसे अपना हिंदी में भी बहुत सारे हम यूज़ करते हैं ना इडियम फ्रेजेस, हिंदी में यूज़ करते हैं, जले पे नमक छिड़कना, हम जले पे नमक छिड़कना के जगह पे और कुछ भी नॉर्मली हम उसको बोल सकते थे, लेकिन हमने बनाया है जले पे नमक छिड़कना। तो वैसे इंग्लिश में भी अंग्रेज़ लोग ये सब चीज़ बनाए हैं। अब जैसे कि हमको ये एग्ज़ाम में आ रहा है तो हमको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ एग्ज़ाम में ना आता तो ये सबको कोई मतलब गाय भैंस भी नहीं पूछते हैं इस सबको, है कि नहीं। सो आई होप आप समझ गए। तो अल्फ़ाबेट ए में इतने ही सारे थे, नेक्स्ट वीडियो में हम बी का सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।